This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is storms brewing in East-South China Sea, and second issue is an opportunity to rethink India's pension system, and the third issue is related to rabies, and fourth issue is L69 G4 countries seek urgent reform of United Nations Security Council. So let's discuss all the issues in detail. Storms brewing in East-South China Sea. This is the map of South China Sea. What is issue? In the last few years, maritime East Asia has become an area of intensified power politics. लास्ट फ्यू ईयर्स से मैरीटाइम ईस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पावर कॉन्फ्लिक्ट्स पावर पॉलिटिक्स यहाँ पर इंटेंसिफाई हुआ है. हाउ चाइना असर्टिवनेस इन ईस्टर्न चाइना एंड इन साउथ चाइना सी इंक्रीजेज. चाइना का ईस्टर्न एंड साउथ चाइना सी के अंदर किस तरह से असर्टिवनेस लास्ट कुछ ईयर्स में इंक्रीज हुआ है. The East China Sea borders China, Taiwan, Japan, and South Korea. China assert that the Senkaku Diaoyu Island, located in East China Sea and under Japanese control, belong to Beijing. ईस्ट चाइना सी ये एक ऐसा सी रीजन है जो कि ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया से बॉर्डर है. चाइना जापान के अंदर लोकेटेड सेंकाकू आइलैंड पर अपना क्लेम करता है और इस रीजन के अंदर लास्ट कुछ ईयर्स में मल्टीपल क्राइसिस देखे गए हैं. द साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, Philippines and Indonesia, and has emerged as one of the most important flashpoint in the Indo-Pacific. साउथ चाइना सी रीजन की अगर बात की जाए तो ये जो रीजन है चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट इंडियन एशियन कंट्रीज के द्वारा ये बॉर्डर्ड है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया ये वो कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. और साउथ चाइना सी लास्ट कुछ ईयर्स में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट फ्लैश पॉइंट बन चुका है. चाइना हैज बिन एग्रेसिवली पुशिंग इट्स क्लेम इन साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी रीजन के अंदर चाइना अपना एग्रेसिवली क्लेम पुशिंग कर रहा है. वाई आर द सी इम्पोर्टेंट टू चाइना. चाइना के लिए ये सी क्यों इम्पोर्टेंट है. चाइना व्यूज द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी. ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी को चाइना सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से देखता है. China exercises its national sovereignty to build infrastructure and deploy necessary defensive capability on the island and reefs in South China Sea, and to conduct patrol in waters of Diu Island in East China Sea. साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी के अंदर जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है वहाँ पर चाइना का पेट्रोलिंग होता है कंटिन्यू. और बहुत सारे आइलैंड के अंदर इसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं. China's defensive action in these regions are considered offensive and provocative by regional countries surrounding the East and South China Sea. चाइना के जितने भी एक्शंस हैं साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी के अंडर, चाइना ये असर्ट करता है कि वो उसके डिफेंसिव एक्शंस हैं, बट ये डिफेंसिव एक्शंस नहीं है, रियल में ये ऑफेंसिव एक्शंस हैं. और साउथ चाइना सी के अंडर जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेटिव कर रहा है इसके थ्रू. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीज. साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का क्या सिग्निफिकेंस है. द की मैरीटाइम ट्रेड रूट्स इन ईस्ट एशिया पास थ्रू दीज टू सीज. ईस्ट एशिया का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है वो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से पास होता है. नंबर 2, द रीजन इज होम टू अंडर सी केबल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी ये पूरा जो रीजन है इस रीजन के अंडर बहुत सारे केबल्स स्प्रेड किए गए हैं जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. As per the US Energy Information Administration, in 2023, 10 billion barrels of petroleum and petroleum products and 6.7 trillion cubic feet of liquefied natural gas passed through the South China Sea. US Energy Information Administration 2023 के अकॉर्डिंग
ये 2023 का डाटा है। साउथ चाइना सी के थ्रू 10 बिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पास किए गए थे, एंड 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ लिक्विडफाइड नेचुरल गैस ये इस सी के अंडर से पास किए गए थे। नंबर 4, इट इज ऑल्सो होम टू वास्ट रिजर्व्स ऑफ अनटेप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस का यहाँ पर वास्ट रिजर्व्स है, इसलिए भी ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज चाइना डूइंग इन रीजन, इस रीजन के अंडर चाइना क्या कर रहा है जिसकी वजह से अदर कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है। चाइना हैज बीन एग्रेसिवली पुशिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स इन बोथ सीज इन टू वेज। दोनों सी के अंदर चाइना टू वेज में अपना टेरिटोरियल क्लेम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है। नंबर 1, बाय बिल्डिंग डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर स्ट्रिप्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड। सबसे पहले ये डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज के अंडर ये बिल्ड कर रहा है, स्पेशली इसमें पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर स्ट्रिप्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर ये बिल्ड कर रहा है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर। नंबर 2, बाय पुशिंग बैक अगेंस्ट द क्लेम ऑफ रीजनल कंट्रीज। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंडर जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके क्लेम के अगेंस्ट ये पुशिंग बैक करता है। इट मीन्स उनके जो राइट्स हैं आसपास के रीजन में उसको कहीं ना कहीं अटैक करता है। इन द ईस्ट चाइना सी के अंडर चाइना का किस तरह से असर्टिवनेस हो रहा है। चाइना एंड जापान both countries found themselves embroiled in multiple crises, while which increases the arrest of a Chinese captain of a fishing boat in 2010 and Japan's nationalization of the Senkaku Island in 2012। ईस्ट चाइना सी के अंडर अगर देखा जाए तो चाइना और जापान के बीच मल्टीपल क्राइसिस टाइम टू टाइम जनरेट होते रहते हैं। ये 2010 एंड 12 के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं ये क्राइसिस दोनों कंट्रीज के बीच में। 2010 में एक चाइनीज कैप्टन को जापानीज के थ्रू अरेस्ट कर लिया गया था, एंड 2012 में जापान ने संकाकू आइलैंड का नेशनलाइजेशन किया था। इसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में मल्टीपल क्राइसिस इंक्रीज हुए हैं। These crises saw both countries taking maximalist position. After this, China had imposed a ban on the export of rare earth mineral to Japan. इस क्लैश के बाद 2010 और 2012 में जो क्लैश हुए हैं इसके बाद चाइना ने जापान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर दिया, वहाँ पर उनका एक्सपोर्ट इसने बैन कर दिया। ओइंग टू चाइनाज असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, इट्स रिलेशनशिप विद साउथ कोरिया, ताइवान एंड जापान हैज डिटोरेटेड रैपिडली। बिकॉज चाइना की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईस्टर्न चाइना सी के अंडर जो अदर कंट्री जैसे साउथ कोरिया, ताइवान एंड जापान सभी के साथ इसके जो रिलेशनशिप हैं वो डेटोरेटेड हो रहे हैं। इन साउथ चाइना सी द पावर असिमेट्री बिटवीन चाइना एंड द साउथ चाइना सी क्लेमेंट कंट्री इज लार्ज एंड ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के बीच में और साउथ चाइना सी क्लेमेंट कंट्रीज के बीच में जो पावर असिमेट्री है वो लार्ज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रही है। चाइनाज नेवी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट China's navy is also the largest naval force in world by numbers. Therefore, the South China Sea is seeing the ever-growing projection of Chinese power. चाइना की नेवी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नवल फोर्स है नंबर्स के हिसाब से। इसकी वजह से इस रीजन के अंदर चाइना का असर्टिवनेस इंक्रीज होता चला जा रहा है। फॉर असर्टिंग इट्स क्लेम चाइना हैज डिप्लॉयड अ कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया। अपने असर्टिवनेस असर्टिव अपने क्लेम को असर्ट करने के लिए यानी चाइना अपना जो कंप्लीट साउथ चाइना सी रीजन पर अपना क्लेम करता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइना ने ईस्टर्न चाइना सी और साउथ चाइना सी रीजन के अंडर कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया इसने डिप्लॉयड कर दिया है। ग्रे जोन ऑपरेशंस ऑफ चाइना, द टैक्टिक्स इंक्लूड डेंजरस एंड एग्रेसिव मैनूवर्स एट सी, harassing resupply missions, ramming vessels, collisions, and using water cannons and military-grade lasers, etc. These tactics are known as grey zone operation, which are designed to alter the status quo in South China Sea. चाइना ने साउथ चाइना सी में वहाँ का जो स्टेटस क्यू है उसको अल्टर करने के लिए कुछ यहाँ पर टैक्टिक्स इसने
फॉलो किए हैं और इन्हें ग्रे जोन ऑपरेशन इसने नाम दिया है। इस टैक्टिक्स के अंदर कुछ डेंजरस एंड एग्रेसिव मैनोवर्स इसने इंक्लूड किए हैं। हरासिंग रीसप्लाई मिशंस को हरास कर रहा है, वेजल्स को रैमिंग करना है, कॉलिजन करना है, वाटर कैनन्स का यूज करना है एंड मिलिट्री ग्रेड लेजर्स का यूज करना इस ग्रे जोन ऑपरेशंस का इसका पार्ट है। चाइना क्लैशेस विद फिलीपींस। साउथ चाइना रीजन के अंडर फिलीपींस कंट्री के साथ चाइना के क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना हैज बीन एक्टिवली पुशिंग इट्स क्लेम इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस। साउथ चाइना सी में फिलीपींस का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिस पर चाइना अपना क्लेम पुश कर रहा है। सिंस 2022 tensions between China and Philippines have been rising due to a significant increase in frequency of such incidents. 2022 के बाद चाइना और फिलीपींस के बीच इस तरह के इंसिडेंट्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है। In June July 2024, multiple incidents of clashes occurred. The second Thomas Sowell and Sabina Sowell have been the focus of China's recent assertiveness. इस ईयर जून जुलाई में भी मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ क्लैशेस देखे गए थे दोनों कंट्रीज के बीच में। सेकंड थॉमस सोल एंड साबिना सोल। रिसेंट असर्टिवनेस का ये कुछ यहाँ पर सेंटर पॉइंट थे। इट मीन्स इन थॉमस सोल एंड साबिना सोल से रिलेटेड कुछ क्लैश दोनों कंट्रीज के बीच में इस ईयर देखने को मिले थे। चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स आर कंसिडरेबली हैवियर एंड लार्जर इन टर्म्स ऑफ टनेज कंपेयर्ड विद कोस्ट गार्ड वेजल्स ऑफ अदर कंट्रीज। चाइना के जो भी कोस्ट गार्ड शिप हैं वो हैवी हैं अदर कंट्रीज के कंपेयर में एंड लार्जर हैं इन टर्म्स ऑफ टनेज। Hence, China's frequent ramming of Philippines vessels is dangerous and risky. यही वजह है कि फिलीपींस के बहुत सारे वेजल्स को अपने शिप्स के द्वारा वो फ्रिक्वेंट रैमिंग करता है। चाइना क्लोजनेज विद रसिया, बिकॉज चाइना का रसिया के साथ क्लोजनेज काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। इन जुलाई चाइना कंडक्टेड naval exercise with Russia in South China Sea to demonstrate the support that it enjoy over it while projecting its claim. इस ईयर जुलाई मंथ में चाइना ने रसिया के साथ नवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी के अंदर कंडक्ट किया था और चाइना इसके थ्रू कहीं ना कहीं ये शो करना चाह रहा था कि वो रसिया की सपोर्ट से इस रीजन के अंदर जो अपना क्लेम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है और ये पूरे वर्ल्ड को शो करने की कोशिश की गई है कि चाइना का जो क्लेम है वो रसिया समर्थित है एक तरीके से। China's claim in the South China Sea lack a legal basis, according to a permanent court of arbitration ruling in 2016. परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन का जो 2016 में रूलिंग आया था उसके अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी पर चाइना का क्लेम इलीगल है। हाउएवर चाइना हैज रिजेक्टेड दैट रूलिंग। हालांकि चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो रूलिंग था 2016 का उसको चाइना ने रिजेक्ट किया था। Overall, China's aim to drive a wedge between the US and its treaty partners in East Asia. साउथ चाइना सी और ईस्टर्न चाइना सी के अंडर जिस तरह से चाइना का क्लैश बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं चाइना का पूरा एम जो है वो यूएस एंड इसके जितने भी ट्रीटी पार्टनर्स हैं उसको वेज करना है, उनके बीच में एक दरार पैदा करना है। What has been the response from regional countries of East and South China Sea? ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंडर जो रीजनल कंट्रीज हैं उसका चाइना के इस एक्ट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है? द रीजनल कंट्रीज हैव रिस्पॉन्डेड इन 3 वेज। रीजनल कंट्रीज का 3 वे में यहाँ पर रिस्पॉन्ड है। फर्स्ट, दे आर बिल्डिंग दियर डिफेंस कैपेबिलिटी। सभी कंट्रीज अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं। डिफेंस स्पेंडिंग हैज इंक्रीज अक्रॉस द इंडो पैसिफिक विद रीजनल कंट्रीज ट्राइंग टू कैच अप विद चाइना। साउथ चाइना सी और ईस्टर्न चाइना सी के अंडर जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाय 27 जापान वांट्स टू डबल इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर। जापान ने इसके लिए 2027 तक अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को डबल करने का यहाँ पर टारगेट रखा है। फिलीपींस टू इज रैम्पिंग अप इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड अमंग अदर्स हैज एक्वायर्ड द एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। फिलीपींस ने भी अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को रैमिंग अप करने के लिए टारगेट रखा है और कुछ अदर कंट्रीज जिन्होंने एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से एक्वायर किया सो दैट चाइना का जो असर्टिवनेस इस एरिया के अंदर बढ़ रहा है उसको कॉम्बैट किया जा सके।
सेकंड, रीजनल कंट्रीज आर रिस्पॉन्डिंग टू चाइना एक्टिविटीज एट सी। रीजनल कंट्रीज सेकंड जो वर्क कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट वर्क ये कर रहे हैं कि चाइना का जितना भी एक्टिविटीज सी के अंदर बढ़ रही हैं उसको वॉच कंटिन्यू करते रहना है, इसका ये टारगेट है। रीजनल कंट्रीज आर इंगेज्ड इन अ बैटल ऑफ नैरेटिव्स एज वेल, दे आर डिप्लॉइंग टूल्स सच एज पब्लिक डिप्लोमेसी। रीजनल कंट्रीज चाइना के साथ बैटल इनका चलता रहता है, बट इन्होंने बहुत सारे टूल्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं चाइना को वॉच करने के लिए, और साथ में पब्लिक डिप्लोमेसी को ये बेस बनाकर इससे फाइट करना चाहते हैं। सिंस 2022 द फिलीपींस हैज बीन पुशिंग बैक एंड पब्लिसाइजिंग चाइना इंसिडेंट। 2022 से फिलीपींस ने चाइना को इस एरिया से पुशिंग बैक करने की कोशिश की है, और चाइना की तरफ से जो भी यहाँ पर इलीगल एक्ट किए जा रहे हैं उसको फिलीपींस ने पब्लिसाइज करने की कोशिश की है। फिलीपींस हैज बीन फिल्मिंग द बिहेवियर ऑफ चाइनीज वेजल्स एंड इज रिलीजिंग इट थ्रू सोशल मीडिया। चाइनीज वेजल का जो मिसबिहेवियर है इस रीजन के अंदर, फिलीपींस ने सोशल मीडिया का यूज करके इन सारे बिहेवियर को रिलीज करने की कोशिश की है। इट मीन्स चाइना का जो असर्टिवनेस है, बिहेवियर है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहता है फिलीपींस। Philippines has also taken international journalists along with its resupply missions in the West Philippine Sea. The shaping of the perception has become a key battleground. यहाँ पर परसेप्शन को किस तरह से सेव करना है, इट मीन्स फिलीपींस या अदर कंट्री चाहते हैं कि वर्ल्ड का जो कंसर्न है वो इसको लेकर होना चाहिए। इस रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना अपना असर्टिवनेस बढ़ा रहा है, या इस रीजन के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनका किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो वर्ल्ड का अटेंशन ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर वो वर्ल्ड का अटेंशन इस तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। थर्ड, द फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया आर ट्रीटी एलिज ऑफ यूएस एंड आर स्ट्रेंथनिंग दियर डिफेंस रिलेशनशिप विद इट। इस रीजन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे फिलीपींस है, जापान है एंड साउथ कोरिया, इन सभी कंट्रीज ने यूएस के साथ अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है, और ये ट्रीटी एलिज ऑफ यूएस, सभी यूएस के ट्रीटी एलिज हैं, और ये इसलिए यूएस के साथ अपने आप को रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि चाइना के असर्टिवनेस को यहाँ पर फाइट किया जा सके। द यूएस एंड द फिलीपींस हैव एनहांस्ड देयर कोऑपरेशन इन साउथ चाइना सी टू हिस्टोरिक लेवल्स एंड एक्सपेंड कोऑपरेशन इन डोमेन्स सच एज बेस एक्सेस ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइज। यूएस और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और साउथ चाइना सी के अंडर इन दोनों कंट्रीज ने हिस्टोरिक लेवल पर बेस एक्सेस में ट्रेनिंग में एंड जॉइंट एक्सरसाइज को लेकर यहाँ पर अपना कोऑपरेशन को एक्सपेंड किया है। दे आर वर्किंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, इट इज डब्ड एड स्क्वाड। यूएस और फिलीपींस दोनों कंट्रीज का ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी काफ़ी बॉन्डिंग रिलेशनशिप है, और कॉम्प्लेक्स मल्टीलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ये इस जोन के अंदर कंटिन्यू इनका चलता रहता है। इसको स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स यूएस, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसको स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। द यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया आर डीपनिंग दियर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया ये तीनों कंट्रीज भी अपना ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को डीप कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ एग्रेसिव चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटीज, these three countries strongly oppose any unilateral attempt to change the status quo in the waters of the Indo-Pacific. बिकॉज इस रीजन के अंदर चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटीज एग्रेसिव हो रही हैं, और इसके अगेंस्ट थ्री कंट्रीज स्पेशली यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, ये थ्री कंट्रीज चाइना के इस तरह के किसी भी एग्रेसिव एक्टिविटी को स्ट्रांगली अपोज करने के लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव एक्ट यहाँ पर एक कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उसको स्ट्रांगली अपोज करने के लिए तीन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस रीजन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। They also stress the importance of fully respecting international law, including the freedom of navigation and oversight. यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया तीनों कंट्रीज ने हमेशा यहाँ पर कोशिश की है कि इस रीजन के अंदर इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इस रीजन के अंदर होना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक इंडियाज पेंशन सिस्टम। बॉडी इशू।
The pension system in India has undergone a significant transformation over the years with three major schemes: the old pension scheme, the new pension scheme, and the proposed unified pension scheme, marking the different phases of a government policy. इंडिया में पेंशन सिस्टम के अंदर ओवर द ईयर्स सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम एंड प्रोपोज्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू ये शो करता है कि गवर्नमेंट की पेंशन सिस्टम को लेकर डिफरेंट पॉलिसीज रही हैं टाइम टू टाइम। ईच स्कीम impacts retirees in different ways, with the OPS often being viewed as a more secure system compared to the new pension scheme, which ties retirement funds to volatile market conditions. हर पेंशन स्कीम रिटायरीज को कहीं ना कहीं डिफरेंट वे में इम्पैक्ट करता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात की जाए तो मोर सिक्योर सिस्टम इसके थ्रू सोसाइटी को प्रोवाइड कराया जाता था, स्पेशली जो रिटायर्ड पर्सन है एनपीएस के कंपेयर में। As the world witnessed a retreat from neoliberal policies, the debate around welfareism is being reignited. वर्ल्ड के अंदर ये देखा जा रहा है कि न्यू लिबरल पॉलिसीज से वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज रिट्रीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेलफेयरिज्म की तरफ ये बढ़ रहे हैं और वेलफेयरिज्म से रिलेटेड डिबेट पूरे वर्ल्ड के अंदर रीइग्नाइटेड हो रहे हैं। In this context, the UPS Unified Pension Scheme requires considerable ratification to ensure that it serves as the interest of retirees effectively. इसी कॉन्टेस्ट में यूपीएस को देखा जा रहा है बिकॉज एनपीएस के अंदर जो रेटिफिकेशंस किए गए हैं और उसकी जगह पर यूपीएस लाया गया है, इसके अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये वेलफेयरिज्म की तरफ एक मूव है। अ शिफ्ट विद ग्रेटर इंडिविजुअल रिस्क। प्रोविजंस इन ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजंस थे, इसके अंडर हम कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजंस थे। द ओल्ड पेंशन स्कीम प्रिवेलेंट बिफोर 2004 गारंटीड अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले प्रिवेलेंट थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन इसके अंडर गारंटेड थी। इन दिस स्कीम द पेंशन अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड द गवर्नमेंट वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग द पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन का जो अमाउंट था वो लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेस पर डिटरमाइन किया गया था और ये फिक्स था एंड गवर्नमेंट ही इस पेंशन को डिसबर्सिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। Old pension scheme provided stability and ensured that retirees were secure from any financial market risk. ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर रिटायर्ड पर्सन के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और ये इंश्योर किया गया था कि फाइनेंशियल मार्केट रिस्क का कोई भी इम्पैक्ट रिटायर्ड पर्सन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एक ड्रॉबैक था। The reliance on a fixed percentage of the last drawn salary for pensions meant that employees could plan their retirement with a sense of financial security. Old pension scheme reflected the government's commitment to social security by excluding the market from the equation and offering guaranteed pension. ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ये प्रोविजन किया गया था कि मार्केट के अंदर जो भी इक्वेशंस बन रही हैं, अप डाउन आ रहा है, तो उसका इनके पेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पेंशंस यहाँ पर गारंटेड थी। प्रोविजंस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस हैं। इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द ओल्ड पेंशन स्कीम विद द न्यू पेंशन स्कीम। 2004 में गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम के साथ रिप्लेस किया। Here the shift was from a defined benefit model to a defined contribution model, wherein employee and the government contributed towards a pension fund, which was then invested in financial market. ये जो शिफ्टिंग किया गया था ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम की तरफ, ये एक तरीके से डिफाइंड बेनिफिट मॉडल से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ शिफ्टिंग था और न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते थे पेंशन फंड के अंदर। उसके बाद इस अमाउंट को फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था। Pension payout under the new pension scheme is linked to the performance of these investment, meaning retirees' income are now subject to
फ्लिक्चुएशंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिपॉजिट किए जाते थे पेंशन फंड के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से इसके अंदर अप या डाउन आता था। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरीज की जो इनकम है वो अब मार्केट फोर्स के फ्लक्चुएशंस का सब्जेक्ट बन चुका है। द शिफ्ट फ्रॉम old pension scheme to new pension scheme represent the neoliberal tendency to reduce state involvement in welfare provisions and transfer risk to individual। ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम के तरफ शिफ्ट होने शो करता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कहीं ना कहीं कम हो रहा था। इट मीन्स जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम थी तब तक यहाँ पर वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर को यहाँ पर फिक्स किया गया था। बट यहाँ पर जैसे एनपीएस आया, ये कहीं ना कहीं न्यू लिबरल टेंडेंसी को शो कर रहा है। न्यू लिबरल टेंडेंसी के अंदर यहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कट कर दिया जाता है और रिस्क को इंडिविजुअल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम लेफ्ट रिटायरीज वल्नरेबल टू मार्केट वॉलेटिलिटी, effectively placing their futures at the mercy of speculative market conditions। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर रिटायरीज को मार्केट वॉलेटिलिटी पर छोड़ दिया जाता था और इन पीपल का जो फ्यूचर था वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेट किया जा रहा था। द न्यू पेंशन स्कीम हैज ड्रोन क्रिटिसिज्म बिकॉज द सिक्योरिटी वंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम हैज बीन इरोडेड। न्यू पेंशन स्कीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े बिकॉज ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी उसको अब इरोडेड कर दिया गया। दिस मार्केट ड्राइवन पेंशन मॉडल हैज ऑल्सो फ्यूड वाइडर कंसर्न अबाउट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम एंड द वीकनिंग ऑफ द स्टेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मार्केट ड्राइवन पेंशन मॉडल लाया गया था, इट मीन्स न्यू पेंशन स्कीम जो लाया गया था, इसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न रेज हुए इंडिया के अंदर। पहला कंसर्न जो रेज हुआ वो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम का कॉमर्शलाइजेशन से रिलेटेड था। दूसरा कंसर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की होती है उसको किस तरह से वीक किया जा रहा था। ये दो कंसर्न इंडिया के अंदर उस टाइम पर अभी भी स्प्रेड है बिकॉज अभी भी प्रेजेंट में न्यू पेंशन स्कीम प्रिवेल है। अ रिटर्न टू वेलफेयर पॉलिसीज globally, the era of neoliberalism that dominated economic policy for the past few decades is showing sign of retreat। इकोनॉमिक पॉलिसी को डोमिनेट करने वाला जो अप्रोच था वो न्यू लिबरलिज्म अप्रोच था। ग्लोबली इसको फॉलो किया जा रहा था बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज में ये रिट्रीट हो रहा है। इट मीन्स अब वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पेशली कोविड-19 के बाद। द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपोज्ड द रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सेसिव मार्केट रिलायंस लीडिंग टू कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर सोशल सेफ्टी नेट्स एंड अ रिटर्न टू वेलफेयरिज्म। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इसने शो कर दिया कि एक्सेसिव मार्केट रिलायंस ये सोसाइटी के लिए रिस्की हो सकता है। इसके बाद स्ट्रॉन्गर सोशल सेफ्टी नेट के लिए कॉलिंग किया गया और वेलफेयरिज्म को दोबारा से बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रिटर्न किया गया। द कोविड-19 pandemic further amplified these demands as government worldwide were compelled to intervene in unprecedented ways to protect the health and livelihood of their citizens। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वेलफेयरिज्म की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई और गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कॉम्पेल होना पड़ा कि वो सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करें। India is experiencing a similar shift with demands for the return of state-backed welfare provisions। कोविड-19 के बाद इंडिया में भी स्टेट बैक्ड वेलफेयर डिमांड की गई और ये जो शिफ्ट अभी किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू, ये कहीं ना कहीं यही शो कर रहा है कि न्यू लिबरलिज्म कहीं ना कहीं अब वेलफेयरिज्म की तरफ मूव कर रहा है। द यूपीएस proposed by a current government emerges in this context as an attempt to provide a universal pension while balancing state involvement and market participation। करंट गवर्नमेंट ने जो यूपीएस प्रपोज किया है ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए। उसको बैलेंस करने के लिए स्पेशली पेंशन सेक्टर में स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन को बैलेंस करने के लिए ये लाया गया है। क्रिटिक्स अबाउट यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू करने का प्लान है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्रिटिक्स हैं। यूपीएस इज स्टिल इट्स नेस्केंट स्टेजेस एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रेटिफिकेशन बिफोर इट कैन बी सीन एज अ विएबल अल्टरनेटिव टू द एनपीएस।
एनपीएस का एक विएबल अल्टरनेटिव के तौर पे यूपीएस को माना जा रहा है, और यूपीएस अभी नेस्केंट स्टेज में है, बट इसके अंदर सिग्निफिकेंट रेक्टिफिकेशन की नीड है। नंबर वन, क्या क्या क्रिटिक्स इससे रिलेटेड है। Critics have pointed out that the UPS promises retirement payouts but offers a reduced return compared to OPS and exposes retirees to the risk of uncertain market-based assets. यूपीएस रिटायरमेंट पे आउट का प्रोमिस करता है, बट अगर रिटर्न की बात की जाए तो इसको ओपीएस के कंपेयर में काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, और मार्केट बेस्ड एसेट्स का जो रिस्क है वो यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है। नंबर टू, द रिक्वायरमेंट ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर अ फुल पेंशन इज अ डिसएडवांटेज फॉर दोज हु जॉइन लेट। यूपीएस के अंदर कंडीशन है कि पेंशन अचीव करने के लिए या पेंशन क्लेम करने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स सर्विस की होनी चाहिए। उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने लेट सर्विस ज्वाइन की है और उनका 25 ईयर्स सर्विस नहीं हो पाता, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड कंसर्न भी क्रिटिक्स के कुछ हैं। नंबर थ्री, स्कीम ओनली कवर्स यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग मैनी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स सच एज टीचर्स को एक्सक्लूड किया गया है। मैंने डिसइंसेंटिवाइज फर्दर पे कमीशन। ये जो स्कीम है ये यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही यहाँ पर कवर कर रही है, और अदर वर्कर्स सच एज टीचर्स को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। नंबर फोर, वन ऑफ द क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ यूपीएस दैट नीड्स अटेंशन इज द नीड फॉर ग्रेटर स्टेट इंटरवेंशन टू इंश्योर दैट रिटायरीज आर नॉट लेफ्ट वल्नरेबल टू मार्केट फोर्सेस। स्टेट इंटरवेंशन ग्रेड होना चाहिए और किसी भी रिटायरीज को मार्केट फोर्सेस पर लेफ्ट नहीं कर देना चाहिए। नंबर फाइव, वाइल द यूपीएस ऑफर ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क इट्स स्ट्रक्चर शुड इनकॉर्पोरेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशंस पॉसिबली बाय प्रोवाइडिंग अ मिनिमम गारंटी पेंशन सिमिलर टू ओपीएस। ओपीएस के अंडर मिनिमम पेंशन गारंटी दी गई थी, इसी तरह के प्रोविजन यूपीएस के अंडर होने चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि रिटायरीज को मार्केट फ्लक्चुएशंस से सेफगार्ड किया जा सके। टेंशन बिटवीन स्टेट बैड वेलफेयर एंड मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज इन इंडिया पेंशन सिस्टम। इंडिया पेंशन सिस्टम में स्टेट बैड वेलफेयर और मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज के बीच में क्या क्या टेंशन हैं। द कंपेरिजन ऑफ ओपीएस, द एनपीएस एंड द यूपीएस इलस्ट्रेट द टेंशन बिटवीन स्टेट बैड वेलफेयर एंड मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज इन इंडियन पेंशन स्कीम। इंडिया का पेंशन सिस्टम में स्टेट बैड वेलफेयर और मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज के बीच में जो टेंशन है ये ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बिकॉज ओपीएस के अंडर स्टेट बैड वेलफेयर है और अदर टू में मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। वाइल द ओपीएस प्रोवाइडेड अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पेंशन स्कीम। ओपीएस के अंदर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पेंशन इनकम प्रोवाइड कराई जाती है। एनपीएस के अंदर फाइनेंशियल फ्यूचर्स, इसमें वॉलेटाइल मार्केट इन्वेस्टमेंट से इसके साथ रिलेशन है। मार्केट में जिस तरह से फ्लक्चुएशन होगा एनपीएस पर उसका असर पड़ेगा, और इसकी वजह से जो रिटायरी हैं उनके लिए अनसर्टेनिटीज एंड वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो सकता है। द retreat of neoliberalism and the return to welfareism worldwide, although on a limited scale or even nationally, provide an opportunity to rethink India's pension system and strike a better balance between state responsibility and market participation. बिकॉज वर्ल्ड वाइड न्यू लिबरलिज्म से वेलफेयरिज्म की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इंडिया को अपने पेंशन सिस्टम में जो प्रोविज़न है उसको रीथिंक करना चाहिए और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मार्केट पार्टिसिपेशन के बीच में बेटर बैलेंस इंडिया को क्रिएट करना चाहिए। यूपीएस if properly restructured could become an important tool in protecting the financial security of retirees and addressing the shortcomings of NPS। यूपीएस को अगर प्रॉपरली तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाता है तो इसके रीस्ट्रक्चर करने से रिटायरीज के जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और एनपीएस की शॉर्ट कमिंग्स को भी एड्रेस किया जा सकता है। इंश्योरिंग दैट इंडिया रिटायरीज आर नॉट लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस। इंडिया के रिटायरीज को मार्केट फोर्सेस की मर्जी पर लेफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, बट आर सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट वेलफेयर सिस्टम। बल्कि इंडिया को रोबस्ट वेलफेयर सिस्टम इस्टेब्लिश करके रिटायरीज को सपोर्ट करना चाहिए। दिस इशू इज रिलेटेड टू रेबीज। व्हाट इज रेबीज? रेबीज इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल टू जूनोटिक वायरल डिसीज। जूनोटिक वायरल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए रेबीज एक वैक्सीन है।
Rabies is caused by a ribonucleic acid virus that is present in saliva of a rabid animal. Rabid animal के saliva के अंदर rabies राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस प्रेजेंट होता है, सच डॉग के अंदर होता है, कैट के अंदर, मंकी के अंदर ही होता है. This is transmitted through a bite of an infected animal that leads to deposition of saliva and the virus in the wound. इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने से रेबीज हो सकता है बिकॉज उस एनिमल के सलाइवा के अंदर जो वायरस है वो वाउंड जहाँ पर कट किया जाता है किसी पर्सन को, वो सलाइवा के थ्रू पहुँच जाता है वायरस. रेबीज वर्चुअली 100% फटल. द डेथ इनवेरिएबली अकर्स इन 4 days to 2 weeks ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर. रेबीज 100% फटल है, 100% मौत हो सकती है. डेथ 4 से 2 वीक्स के अंदर डेथ हो सकती है. स्पेशली इसके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है. फॉर अबाउट 99% ऑफ केसेस डोमेस्टिक डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज वायरस ट्रांसमिशन टू ह्यूमन. रेबीज वायरस एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है 99% केसेस जो है वो डोमेस्टिक डॉग से रिलेटेड होते हैं. बात अगर सिम्टम्स की जाए रेबीज के, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, डिफिकल्टी स्वेलिंग हो सकता है, एक्सेसिव सैलिवेशन हो सकता है, हेलुसिनेशंस, इंसोम्निया, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं रेबीज से रिलेटेड. ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज. रेबीज का क्या ट्रीटमेंट है? रेबीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेटिंग पैट्स. पैट को वैक्सीनेट किया सकता है. स्टे अवे फ्रॉम वाइल्ड लाइफ and seeking medical care after potential exposure before symptoms start. वाइल्ड लाइफ से दूर रहना होगा और रेबीज से रिलेटेड सिम्टम्स स्टार्ट होने से पहले मेडिकल केयर सीकिंग करना बहुत ज़रूरी है. ये कुछ सिम्टम्स ट्रीटमेंट है. व्हाट इज स्टेटस ऑफ रेबीज इन इंडिया. इंडिया के अंदर रेबीज से रिलेटेड क्या स्टेटस है? अवर कंट्री इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज एंड अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द वर्ल्ड्स रेबीज डेथ. पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना रेबीज रिलेटेड डेथ होती है उसका 36% इंडिया के अंदर होती है बिकॉज इंडिया रेबीज के लिए एंडेमिक है. रेबीज causes 18,000 to 20,000 deaths every year. About 30 to 60% of reported rabies cases and death in India occur in children under the age of 15 years because bites that occur in children often go unrecognized and unreported. इंडिया के अंदर ईयरली 18,000 to 20,000 डेथ होती है रेबीज की वजह से और इंडिया के अंदर 30 to 60% जो रेबीज रिलेटेड केसेस हैं वो बिलो द 15 ईयर्स एज के जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर ये केसेस ज़्यादातर देखे जाते हैं बिकॉज चिल्ड्रन के अंदर जो रेबीज रिलेटेड केस हैं या तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं या फिर अंडर रिपोर्ट होते हैं. इस वजह से इनका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. इन आवर कंट्री डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 97% ऑफ ह्यूमन रेबीज फॉलोड बाय कैट्स 2%, जैकल्स, मोंगूज एंड अदर्स 1%. इंडिया के अंदर जितना भी रेबीज रिलेटेड केस आते हैं उनमें से 97% के लिए डॉग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2% के लिए कैट एंड 1% के लिए जगल, मंगूज एंड अदर एनिमल होते हैं. द डिसीज इज एंडेमिक थ्रू आउट द कंट्री. पूरे कंट्री के अंदर ये जो डिसीज है ये एंडेमिक है. नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP, इस प्रोविज़न के अंडर क्या क्या मेंशन किया गया है? फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च द नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम. रेबीज के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP लॉन्च किया है. इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रेबीज प्रिवेंशन. रेबीज प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है. प्रोविजंस ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन थ्रू नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव. रेबीज वैक्सीन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेना एंड नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव्स के अंडर सभी को फ्री ड्रग्स प्रोवाइड कराता है. ट्रेनिंग ऑन अप्रोप्रिएट एनिमल बाइट प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज सर्विलेंस एंड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन. स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस ऑफ एनिमल बाइट्स एंड रेबीज डेथ रिपोर्टिंग. एनिमल बाइट्स को सर्विलेंस करना एंड रेबीज डेथ जितना होता है उसको सर्विलेंस करना इसका ऑब्जेक्टिव है. व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू डील विद रेबीज. रेबीज से डील करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? नंबर 1, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023. The Government of India has framed the Animal Birth Control Rule 2023 implemented by the local authority to control the population of stray dog. स्टे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनिमल बर्थ कंट्रोल स्पेशली डॉग के लिए ये रूल यहाँ पर बनाया गया था और ये
लोकल अथॉरिटी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्ट्रे डॉग का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। मेन फोकस ऑफ द रूल इज ऑन एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग। एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल 2023 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस है, वो स्ट्रे डॉग के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करना है। नंबर नेक्स्ट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030। 2030 तक रेबीज को एलिमिनेट करना है इंडिया से। लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। द स्टे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टे डॉग इज द मैंडेट ऑफ द लोकल बॉडीज। स्टे डॉग पॉपुलेशन को कम करने के लिए और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करने के लिए ये टारगेट रखता है। L69 G4 countries seek urgent reforms of UNSC. We will discuss about L69 G4 groupings. What is issue? As the United Nations approaching its 80th anniversary next year, the grouping of four G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan, seeking permanent membership and reform of the UN Security Council on September 26, 2004, called for urgent reform of the world body. Yesterday, it means 26 September को G4 ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म करने के लिए अपना जो स्टैंड है वो रखा है। G4 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान कंट्रीज आते हैं। नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस अपना 18th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है और G4 कंट्रीज़ का पूरा कोशिश है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप गेन करें और रिफॉर्म इसके अंदर इनिशिएट करें। अदर plurilateral groupings such as the L69 and C10 also accord these calls. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए और परमानेंट मेंबरशिप बढ़ना चाहिए। इसको L69 कंट्रीज ने, C10 कंट्रीज ने भी एक्वार्ड किया है, सपोर्ट किया है। अबाउट G4 groupings, the G4 is a grouping of Brazil, Germany, India and Japan. Those are aspiring to become permanent member of UNSC. G4 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं। G4 ग्रुपिंग के अंदर 4 कंट्रीज आ जाते हैं। ऑल G4 कंट्रीज आर सपोर्टिंग ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दीज G4 नेशन ट्रेडिशनली मीट ऑन द साइडलाइंस ऑफ एनुअल हाई लेवल UN जनरल असेंबली सेशन। ये जितना भी G4 कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप इन्हें मिल सके और साथ में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो इनका हाई लेवल मीटिंग होती है उसके साइडलाइन इनका ट्रेडिशनल मीटिंग होता है। अबाउट L69 ग्रुपिंग, L69 कंसिस्ट ऑफ 32 डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, द कैरिबियन एंड द पैसिफिक नेशन। L69 के अंडर 32 डेवलपिंग नेशंस हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। ये कंट्रीज स्पेशली एशिया रीजन से, अफ्रीका रीजन से, लैटिन अमेरिका रीजन से, कैरिबियन एंड पैसिफिक रीजन से आते हैं। L69 firmly stand for expansion of both the permanent and non-permanent members of UNSC to better reflect contemporary world realities. L69 कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि वो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप UNSC का जो है उसके अंदर एक्सपेंशन किया जाए ताकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज को बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट किया जा सके। इट्स एम इज टू अचीव अ मोर अकाउंटेबल, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसपेरेंट एंड रिलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल। L69 का जो मेन एम है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मोर अकाउंटेबल, रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप इसका होना चाहिए। L69 derives its name from the draft document number L69 tabled in 2007-2008 which led to the initiation of the intergovernmental negotiation process. L69 इसमें इसका नाम L69 इसलिए पड़ा बिकॉज एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया था नंबर L69 2007-8 में इसको टेबल्ड किया गया था, उसी से इसका नाम L69 पड़ा। अबाउट C10 ग्रुपिंग, C10 इज अ कमेटी ऑफ 10 मेंबर्स का एक कमेटी है, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज दैट इज पार्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। C10 अफ्रीकन यूनियन के 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। द कमेटी ऑफ 10 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट डेडिकेटेड टू एडवांसिंग एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। C10 कंट्रीज का जो एफर्ट है वो एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप एडवांस करना है। C10 members play a crucial role in promoting education, science, technology and innovation as key element in achieving the vision of the Africa we want as outlined in Agenda 2063. C10 members
का एजुकेशन सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंड इनोवेशन सेक्टर में क्रूशल रोल है। बिकॉज इन कंट्रीज का जो एजेंडा 2063 है, वो द अफ्रीका वी वांट का जो एजेंडा है या विजन है, उसको अचीव करने के लिए सीड एंड मेंबर कंट्रीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, साइंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इनोवेशन सेक्टर में। सो थैंक्स फॉर